So welcome friends. So we are coming with this another topic that is the heat treatment defects with remedies. So let us discuss on this topic. सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हीट ट्रीटमेंट जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग और कूलिंग जो प्रोसीजर है वो हम अडॉप्ट करते हैं कि मेटल को हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हीट अप करते हैं, फिर उसको उस टेम्परेचर तक होल्ड करते हैं और फिर उसको फर्दर कूल करते हैं। तो इस प्रकार से हम हीटिंग एंड कूलिंग जो कर रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं मटेरियल के। जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसमें चेंजेस आते हैं, और माइक्रो स्ट्रक्चर में यदि चेंजेस आ रहे हैं बॉयस तो क्या होगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। तो दिस इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और हीट ट्रीटमेंट की यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें, तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जहाँ पर हम मशीन पार्ट्स और टूल्स पे काम करते हैं, वहाँ पर हीट ट्रीटमेंट एक अपना इम्पोर्टेंस रखता है। और हम क्या कर सकते हैं, इससे हम हायर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो जहाँ पर डिजायरेबल होती है वेरियस मेटल्स में, उसको हम इम्प्लांट कर सकते हैं। तो दिस इज द हीट ट्रीटमेंट। फर्दर हम ऑब्जेक्टिव की यदि बात करें, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हीट ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये बताया गया है कि ये क्या करता है, हार्डनेस को इम्प्रूव करता है, फर्दर ये स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है, डक्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, टफनेस को भी इम्प्रूव करता है ना। बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हीट ट्रीटमेंट करने से उसकी प्रॉपर्टीज में एनहांसमेंट होता है। फिर उसके बाद है रिलीव इंटरनल स्ट्रेस। ये क्या करता है, इंटरनल स्ट्रेस यदि किसी भी मशीनिंग या प्रोसेस के कारण यदि स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, इंटरनल स्ट्रेसेस बन रही है, तो उसको ये आसानी से रिलीव भी कर देता है। फिर यदि मान लीजिए स्ट्रक्चरल इनहोमोजेनिटी है, यदि है स्ट्रक्चर में इनहोमोजेनिटी बन रही है, तो उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मशीनेबिलिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं बॉस। यहाँ इसके अलावा ग्रेन साइज जो होता है या स्ट्रक्चर है, उसको भी हम फर्दर रिफाइंड कर सकते हैं। और यदि बियर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसको और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मटेरियल को या उसकी सरफेस को और ज़्यादा हार्डन कर सकते हैं, और बियर रेजिस्टेंस हम उसका इंक्रीज कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट ट्रीटमेंट। फिर ये आपका प्रोसेस बताया गया हीट ट्रीटमेंट का कि हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जैसे ये हीटिंग हम कर रहे हैं और फिर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उसको होल्ड कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, कि जितना कितने समय पे हमें उसको हीट अप करना है, कितने समय तक उसको रोक के रखना है, फर्दर फिर हम उसकी कूलिंग कर रहे हैं। तो ये जो थ्री प्रोसेस है आपका, हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग, तो दिस इज नोन बाय द नेम हीट ट्रीटमेंट। फर्दर कुछ डिफेक्ट्स की यदि बात करें, जो कि जनरली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान कुछ डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं, और उसकी रिमेडीज पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला जो डिफेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग में क्या होता है कि ओवर हीटिंग का डेट मीन्स हीटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, यदि हम अधिक समय के लिए हम हीट अप करते हैं, और नॉर्मल जो कि यदि टेम्परेचर मान लीजिए नॉर्मल वैल्यू से अधिक है, टेम्परेचर की वैल्यू से यदि अधिक है, नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर यदि हम हीटअप करते हैं और अधिक समय तक उस टेम्परेचर पर हम उस मटेरियल को होल्ड करके रखते हैं, तो वो कहलाती है ओवर हीटिंग। तो ओवर हीटिंग को हम कैसे रिमेडाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी रिमेडी कर सकते हैं। यदि स्लाइट ओवर हीटिंग है तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं, नॉर्मली एनेलिंग कर सकते हैं और नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं बेटा, और इससे पहले वाली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि एनेलिंग क्या होता है और नॉर्मलाइजिंग क्या होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल एनीलिंग कर सकते हैं और नॉर्मलाइजिंग कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप ज़्यादा ओवर हीटिंग हो गई है, तो हम डबल एनीलिंग भी कर सकते हैं, एक बार फिर एनील करेंगे और या फिर नॉर्मलाइजिंग करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ओवर हीटिंग को ठीक कर सकते हैं। ओवर हीटिंग के डिफेक्ट को हम जनरली एनीलिंग करके या डबल एनीलिंग करके या नॉर्मलाइजिंग या डबल नॉर्मलाइजिंग करके हम उसकी जो ओवर हीटिंग के जो आफ्टर
डिफेक्ट्स हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फर्दर बॉयज सेकंड जो डिफेक्ट है वो कहलाता है बर्निंग। तो बर्निंग जो है यदि हम किसी भी मटेरियल को एक लॉन्गर पीरियड के लिए हम हायर टेम्परेचर पे हम यदि हीटअप करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो एटमॉस्फेयर होती है उसके कारण से ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बर्निंग ज़्यादा होती है, बर्निंग ज़्यादा होती है। और चूंकि ये ने जो हीटिंग होती है जनरली इट इज़ अप्रोचिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। यदि मेल्टिंग पॉइंट तक यदि हम किसी भी मटेरियल को हीटअप कर रहे हैं ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर के कंडीशन में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन उस समय जहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है अप्रोचिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट, तो ऐसे प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं या ऐसे डिफेक्ट को हम बर्निंग के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो रेमेडीज है पहले स्टेज का बताया गया है। पहला ये हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, डबल एनेलिंग कर सकते हैं। वी हैव टू यूज द होमोजेनाइजिंग फॉलोड बाय दी डबल एनेलिंग। हम क्या कर रहे हैं, एनिल कर रहे हैं फिर रुक रहे हैं फिर एनिल कर रहे हैं, यानी हम सोच रहे हैं इसमें हम देखते हैं कि यानी जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो रिफाइंड हो जाए या जो ग्रेन साइज है वो रिफाइंड हो जाए। तो इस पहला स्टेज है हम कि डबल एनिलिंग कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड सेकंड तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं, फोर्जिंग कर सकते हैं और उसके बाद फिर एनेलिंग कर सकते हैं। फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, एक हायर एलिवेटेड टेम्परेचर तक मेटल को हीट अप करते हैं और फिर उसको डिजायर्ड शेप देते हैं और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, उसको फर्दर एनेलिंग कर सकते हैं। एनेलिंग का मतलब होता है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हम मटेरियल को हीट अप करते हैं, कुछ समय तक उसको होल्ड करते हैं और फिर फर्दर उसको उसी फर्नेस में या ओवन में उसको कूल होने देते हैं जब तक कि रूम टेम्परेचर अचीव ना हो जाए। तो ये आपका कहलाता है एनेलिंग। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एनेलिंग कर सकते हैं। थर्ड स्टेज क्या हो सकती है कि तीसरा स्टेज है कि डिफेक्ट कैन नॉट बी रिमेडिड, यानी तीसरा तरीका है कि भैया आप कर ही नहीं सकते उसमें कुछ काम, यानी दो स्टेज ही कहना चाहिए इसमें। या तो हम डबल एनेलिंग कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि फॉर्जिंग करके फिर एनेलिंग कर सकते हैं। पर तीसरा स्टेज ये बता रहा है कि उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको उसके जो डिफेक्ट्स हैं बर्निंग वाले डिफेक्ट्स उसको हम रिमेडाइज कर पाए। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन करके एक और डिफेक्ट है बॉयज, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन आपने देखा है ना, जैसे हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के कारण मेटल क्या होता है, उस पर एक थिक लेयर ऑफ स्केल की जो होती है वो जम जाती है। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन डिफेक्ट कहलाता है, यानी वो एक परत जो है बाद में जम जाती है वो स्केल कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन के कारण एक स्केलिंग स्केलिंग या स्केल फॉर्मेशन में होता है, ये डिफेक्ट है। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके रिमेडीज बताई गई है। हीट इन फर्नेस विद रिड्यूसिंग न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। हम क्या कर सकते हैं कि फर्नेस में हम हीटअप कर सकते हैं जहाँ पर एटमॉस्फेयर कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है या प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। तो हम फर्नेस में हीटअप कर सकते हैं। हम फिर सेकेंड बताया है हीट इन बॉक्सेस विथ यूज्ड कार्बोराइजिंग एजेंट और कास्ट आयरन चिप्स। हम क्या कर सकते हैं, बॉक्सेस में हीटअप कर सकते हैं, कार्बोराइजिंग एजेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या कास्ट आयरन चिप्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन चिप्स या कार्बोराइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करने से क्या होगा बॉयस, वहाँ पर ऑक्सीडेशन कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीडेशन कम होगा तो ऑक्सीजन लेयर उस पर आपके मटेरियल पे जम नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा कि ये ऑक्सीडेशन वाला जो डिफेक्ट है जनरेट नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉक्सेस में हीटअप कर सकते हैं, उसमें बॉक्सेस में कार्बोराइजिंग एजेंट या कास्ट आयरन चिप्स को रखकर ये काम किया जा सकता है जिससे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम रिड्यूस कर सकें। फिर तीसरा तरीका है हीट इन मॉल्टन सॉल्ट बाथ। हम मॉल्टन यानी ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है या मॉल्टन सॉल्ट जो होता है, जो मटेरियल मॉल्टन यानी मॉल्टन स्टेज में है उसमें हम हीटअप कर सकते हैं। और उसमें हीटअप करने से क्या होगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा मटेरियल और उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रेट कम होगा और उससे क्या होगा, ये जो डिफेक्ट है वो जनरेट नहीं होगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन डिफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर डी कार्बोराइजिंग की बात करें तो डी कार्बोराइजिंग जो है वो लॉस ऑफ कार्बन इन द सरफेस लेयर ऑफ द आर्टिकल्स क्या है ना, इसमें क्या होता है, कार्बन कंटेंट जो होता है सरफेस लेयर में कम हो जाता है। और इसका
ऑक्सीडाइजिंग ये कारण क्या बताया गया है इसमें, दिस इज ड्यू टू द ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर इन द हीटिंग फर्नेस। तो यदि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है हीटिंग फर्नेस में तो क्या होगा, जो कार्बन कंटेंट होगा वो कम से कम हो जाएगा। तो ये डिकार्बोराइजिंग कहलाता है। हम क्या कर सकते हैं, कार्बन परसेंटेज को कम कर सकते हैं। तो इसकी रिमेडीज है, डिकार्बोराइजेशन के कारण जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है उसकी रिमेडीज बताई गई है। हीट इन फर्नेस विद रिड्यूसिंग न्यूट्रल और प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर, हमें फर्नेस के अंदर इस प्रकार के एटमॉस्फेयर में जहाँ पर कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कंट्रोल्ड हो, वहाँ पर हम उसको हीटअप कर सकते हैं। या सेकंड जो है, मशीन ऑफ द डिकार्बोराइज्ड लेयर इफ द मशीनिंग अलाउंस इज सफिशिएंटली लार्ज। जो डिकार्बोराइज्ड लेयर यदि मटेरियल में बन गई है उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यदि मशीनिंग करें, यदि अलाउंसेस यदि हमारे पास है, मशीनिंग अलाउंसेस बड़ा है, तो हम आसानी से उसको मशीनिंग करके उसको दूर कर सकते हैं। और तीसरा है हीट इन मॉल्टन सॉल्ट बाथ। मॉल्टन सॉल्ट बाथ में यदि हम इस प्रकार का काम करेंगे तो इस प्रकार के डिफेक्ट से हम बच सकते हैं, मटेरियल जो होता है वो सिक्योर्ड होता है, सेफ होता है। फिर हीट इन बॉक्सेस विथ यूज्ड ऑफ कार्बोराइजिंग एजेंट, हम बॉक्सेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, डिकार्बोराइजिंग एजेंट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लॉस ऑफ कार्बन इन द सरफेस लेयर ऑफ आर्टिकल्स वो कहलाता है डिकार्बोराइजेशन, जिसके कारण जो लेयर्स बनती हैं, जो डिफेक्ट जनरेट होते हैं, वो हम दूर कर सकते हैं ये रिमेडीज को अडॉप्ट करके। फिर क्वेंचिंग क्रैक्स। क्वेंचिंग क्रैक्स मतलब जब हम क्वेंच करते हैं किसी भी मटेरियल को तो उसके कारण से क्या होती है, इंटरनल स्ट्रेसेस जो होती है वो एकदम से जो वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं उसके कारण से मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट होता है। तो ये मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन कई बार क्या है, क्रंचिंग के कारण क्रैक्स भी जनरेट होते हैं। तो ये जो क्रैक्स होते हैं वो डिफेक्ट्स कहलाते हैं और उसकी रिमेडी है अवॉइडिंग द शार्प प्रोजेक्शन। शार्प प्रोजेक्शन यदि है कोई तो उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट कॉर्नर्स है या सडन ट्रांजिशन से है फ्रॉम थिक टू थिन सेक्शंस, तो हम उसको री मशीन्ड करके हम अवॉइड कर सकते हैं। और फिर है अप्लाई ऑश टेम्परिंग। ऑश टेम्परिंग रेंज में हमने कल की स्लाइड में देखा था ऑश टेम्परिंग क्या होती है। तो ऑश टेम्परिंग हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑश टेम्परिंग टेम्परेचर रेंज में हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को टेम्पर्ड कर सकते हैं, वो कहलाता है ऑश टेम्परिंग। फिर टेम्पर इमीडिएटली आफ्टर क्वेंचिंग, यानी क्वेंचिंग के तुरंत बाद यदि हम टेम्परिंग करते हैं तो भी हम इस क्वेंचिंग क्रैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। फिर चौथा है हीट टू द मिनिमम सुटेबल टेम्परेचर फॉर हार्डनिंग। हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमम सुटेबल टेम्परेचर जो हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनिमम टेम्परेचर तक हीट अप कर सकते हैं। तो ये रिमेडीज हैं जो कि क्वेंचिंग क्रैक्स यदि जनरेट हो रहे हैं तो उसे दूर करने के लिए हम ये रिमेडीज को अडॉप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर है लास्ट आपका बार्पिंग। बार्पिंग में क्या होता है कि एक असिमेट्रिकल डिफॉर्मेशन होता है आर्टिकल जो आपका मटेरियल है, क्वेंचिंग पर ये आपका असिमेट्रिकल डिफॉर्मेशन जनरेट होता है। तो दिस इज ड्यू टू द वॉल्यूम चेंजेस इन कूलिंग और हीटिंग, क्योंकि वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं और उसके कारण से हमें वार्पिंग यानी असिमेट्रिकल डिफॉर्मेशन मिलता है, जो कि दोनों तरफ यानी एक्सिस के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हमें असिमेट्रिकल है, नॉन यूनिफॉर्म हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वो कहलाता है वार्पिंग। तो इसकी जो रेमेडीज है वो है कूल स्लोली इन द मार्टेनसाइट रेंज। हमें मार्टेनसाइट रेंज में उसको स्लोली कूल करना है। अप्लाई सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हीट यूनिफॉर्मली फॉर हार्डनिंग। हार्डनिंग के लिए हम उसको यूनिफॉर्मली हीट कर सकते हैं। क्वेंच एज यूनिफॉर्मली एज पॉसिबल इन द हार्डनिंग। फिर हम यूनिफॉर्मली क्वेंचिंग कर सकते हैं एज पॉसिबल एज इन द हार्डनिंग प्रोसेस। तो दिस आर द रेमेडीज बॉयज। फिर एक और इसमें सॉफ्ट स्पॉट्स है। इसमें क्या होता है, जोन्स ऑन द सरफेस ऑफ द हार्डन्ड आर्टिकल्स विद द लोअर हार्डनेस ड्यू टू डिकार्बोराइजेशन इन इनहोमोजेनिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। तो सरफेस हार्डनेस वाले जोन में क्या होता है, कुछ सॉफ्ट स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ये जो सॉफ्ट स्पॉट्स हैं वो आपका डिकार्बोराइजेशन के कारण या इनहोमोजेनिटी के कारण जनरेट होते हैं। तो ये सॉफ्ट स्पॉट जो है उसकी रिमेडी है कि यूजिंग मोर इफेक्टिव कंचिंग मीडियम, यानी हम ज़्यादा इफेक्टिव पंचिंग मीडियम का इस्तेमाल करें, केवल पानी इस्तेमाल ना करें, ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करें या फिर ऑयल बाथ हम यूज़ करें। फिर ऑब्टेनिंग ए मोर होमोजेनियस स्ट्रक्चर, एम्प्लॉइंग एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग बिफोर हार्डनिंग।
हम ये कर सकते हैं कि हार्डनिंग से पहले एनेलिंग करें या नॉर्मलाइजिंग करें फिर हार्डनिंग करें। और तीसरा है प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डीकार्बोराइजेशन इन हीटिंग। हम डीकार्बोराइजेशन से बचने के लिए हमें एक प्रोटेक्शन बनाना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बोराइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, जिससे हम उसको डीकार्बोराइज कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज हैं सॉफ्ट स्पॉट्स की। और फिर एक इरोजन है, एक और डिफेक्ट जो कि इरोजन का मतलब होता है जो आर्टिकल का जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ मटेरियल जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस के कारण आपका जो मेटल है वो लॉस हो जाता है। और इस कारण से इरोजन हम कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कारण या ऑक्सीडेशंस के कारण जो मटेरियल लॉस है, मेटल लॉस है, उसको हम इरोजन क्षरण के नाम से जानते हैं। उसकी रिमेडीज है डीऑक्सीडाइज सॉल्ट बाथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम बोराक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेरोसिलिकॉन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इरोजन को रोकने में सहायक होता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स जो इलेक्ट्रिकल सॉल्ट बात है उसमें रखकर इरोड वाले पार्ट को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सॉल्ट बात वाला जो स्टेप्स है वो उसमें हम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके प्रॉपर इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके फर्दर जो इरोडेड पार्ट है उस पर हम क्या कर सकते हैं, परत जमा सकते हैं उसी मेटल की। तो ये रेमेडीज हो गई जो कि इरोजन को हम डील कर सकते हैं। फिर एक कोरोजन ऑल्सो है, कोरोजन इज ऑल्सो देयर। कोरोजन में क्या होता है, पिटिंग या ग्रुप्स और नॉन यूनिफॉर्म स्केल फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है, मटेरियल को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है या डिफॉर्म करता है या उसका मटेरियल लॉस होता है। तो ऐसे कोरोजन कोरोजन आपने देखा ही है, जंग लग जाना, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, सॉल्ट केयरफुली कंट्रोल सॉल्ट कंपोजिशन को हम कंट्रोल करके कोरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डीऑक्सीडाइज द बाथ बाथ को डीऑक्सीडाइज करके भी हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं। फिर इलिमिनेट द ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेयर व्हेन हीटिंग इन द फ्लेम हार्डनिंग जब हम यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेयर को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 3 रिमेडी है जिससे हम कोरोजन को अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। और फिर कंक्लूजन आपको बताया गया है कि ये जो मेन टाइप्स ऑफ जो रिजेक्शन होता है एनिलिंग में या नॉर्मलाइजिंग में, वो ड्यूटी किस कारण से होता है, फॉल्टी रेगुलेशन ऑफ हीटिंग टेम्परेचर के कारण होता है। यानी हीटिंग टेम्परेचर यदि हम प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कारण से ही ओवर हीटिंग, बर्निंग है या अंडर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम जनरेट होती है, और इसे हमें कंट्रोल करते आना चाहिए। So this was all about voice regarding the defects and their remedies.